वेलकम बैक दोस्तों, एक और धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडो पाकिस्तान और 1971 के बारे में और जानेंगे कि कौन इस लड़ाई को जीता है। जीता मतलब क्या? ऑफ कोर्स इंडिया ही जीता है। तो हम बस ये जानेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से हारा है। तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि नल्ला पाकिस्तान इस युद्ध में बहुत ही गंदी तरीके से हारा है। और तो और पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, किसी को नहीं बताने का। पर टेंशन मत लो, मैं आपको बता दूंगा कि नल्ला पाकिस्तान ने किस तरीके से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं स्मार्ट इंडिया एम्पावरिंग पीपल। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा क्या पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का पहले दो हिस्सा था। एक था पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान वो है जिसको हम अभी बांग्लादेश कहते हैं। तो दोस्तों उस वक्त पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को, यानी कि बांग्लादेश के लोगों को, अभी जो बांग्लादेश है उनके लोगों को कुत्ते के समान इज्जत देते थे। और जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था कि हर चीज का एक लिमिट होता है। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग इन पश्चिमी पाकिस्तानियों के ऊपर पूरा उग चुके थे। और तो और सोने पे सुहागा ये हुआ कि 1970 में शेख मुजीबुर रहमान, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के एक निवासी थे, वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। पर पाकिस्तान के लोग तो इन बांग्लादेश के लोगों से नफरत करते थे। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर का शपथ ही नहीं लेने दिया। और कब जाके एक साल के बाद 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान एक स्पीच देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि उनको पूर्वी पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है, जिनका उन्होंने बांग्लादेश नाम रखा था। और शेख मुजीबुर रहमान के इस स्टेटमेंट के कारण पश्चिमी पाकिस्तान के लोग बहुत ही नाखुश थे। इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान को 25 मार्च 1971 को अरेस्ट कर लिया। और शेख मुजीबुर रहमान के अरेस्ट होने के कारण पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी नामक एक संगठन बन जाता है, जो कि शेख मुजीबुर रहमान को आज़ाद करना चाहते थे। और वो लोग भी यही चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाए। तो मुक्ति वाहिनी संगठन पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह करना चालू कर देती है और अब पाकिस्तान अपने औकात में आ जाता है। पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मारना चालू कर दिया। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में लगभग 30 लाख लोगों को मार दिया और तो और लगभग 4 लाख औरतों का रेप किया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ दिन के अंदर ही बांग्लादेश के लगभग 10 लाख लोग हमारे देश के अंदर घुस आते हैं, क्योंकि उनका यही कहना था जब जान ही नहीं बचेगा तो देश का क्या करें। दोस्तों उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे और वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि जब तक बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक ये लोग वापस नहीं जाएंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी उसी वक्त पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की आर्मी को मारना चाहते थे। लेकिन क्या करें, उस वक्त अप्रैल मई का महीना था और बारिश सर में मंडरा रहा था। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बारिश के दिनों में बांग्लादेश में कैसे तूफान आते हैं। इसलिए हमारा देश ये डिसाइड करता है कि नवंबर दिसंबर तक कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अब हमारे देश को सिर्फ दो ही चीजों का इंतजार था। पहला बारिश का मौसम खत्म होने का और दूसरा पाकिस्तान के उंगली करने का। क्योंकि अगर हमारा देश पहले हमला करता तो पूरी दुनिया यही कहती कि हमने ये जंग शुरू किया। तो दोस्तों जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है तो हमारे देश के जवान सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करते हैं कि कैसे पाकिस्तान उंगली करे और हम जाके उनका धज्जिया उड़ाए। और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान उंगली कर देता है। दोस्तों 3 दिसंबर को पाकिस्तान की एयरफोर्स श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़ और आगरा पर बहुत ही खतरनाक हमला करती है। इतना खतरनाक हमला करती है कि हमारे देश का एक भी जवान नहीं मरता है। दोस्तों पाकिस्तान इस तरफ हमला इसलिए करता है क्योंकि उसको पता था कि हमारा पूरा ध्यान अभी बांग्लादेश के ऊपर है। और वो सही भी सोच रहा था, क्योंकि उस वक्त हमारे देश की स्ट्रेटेजी ये थी कि हम लोग बांग्लादेश की तरफ ऑफेंसिव रहेंगे और पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ डिफेंसिव रहेंगे। और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़ और आगरा पर उस दिन हमला करता है। और उसी बीच पाकिस्तान को ये पता चल जाता है कि राजस्थान के लोंगेवाला में सिर्फ 120 जवान ही तैनात हैं। तो पाकिस्तान ये डिसाइड करता है कि वो रातों रात इन 120 जवानों को मार के लोंगेवाला पर कब्जा कर लेगा। तो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर तारिक मीर लगभग 3000 सैनिक और कई सारे टैंकों के साथ लोंगेवाला पर हमला करने के लिए निकल जाती है। पर उनको ये नहीं पता था कि उस वक्त लोंगेवाला में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का ड्यूटी लगा था। दोस्तों एक कुलदीप सिंह चांदपुरी वही हैं जिनका रोल सनी देओल ने बॉर्डर मूवी में निभाया है। दोस्तों उस वक्त हमारा देश चांदपुरी जी को ये कहता है कि आप पीछे हट जाए, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी तादाद में आ रहे हैं। पर क्या करें,
मेजर कुलदीप सिंह तो ठहरे एक सरदार, और सरदार लोग तो 1.25 लाख से कुछ नीचे सोचते ही नहीं। पर दोस्तों उस वक्त उनके पास सिर्फ उनके बंदूक और गिनती के कुछ 3-4 माइंस ही थे। पर दोस्तों चांदपुरी जी ये अच्छे से जानते थे कि अगर वो पाकिस्तान के आर्मी को सुबह तक रोक लेते हैं तो सुबह बाकी का काम इंडियन एयरफोर्स कर देगी, क्योंकि दोस्तों उस वक्त के एयरक्राफ्ट रात में नहीं उड़ सकते थे। तो दोस्तों मेजर कुलदीप उनका दिमाग चलाते हैं। दोस्तों वो ये करते हैं कि उनके पास जो 3-4 माइंस मौजूद थे उनको उन्होंने जंग के मैदान के आगे की तरफ प्लांट कर देते हैं, और उनके पीछे जो उनके पास टिफिन बॉक्स थे, जो मतलब 3-4 फ्लोर के टिफिन बॉक्स होते हैं ना, उनके डिब्बे को निकाल के उनके अंदर मिट्टी पत्थर डाल के उनको जो असली माइंस थे उनके पीछे बिछा देते हैं। तो जैसे ही पाकिस्तान की आर्मी आती है तो आगे तो हमने असली माइंस बिछा रखे थे, तो पाकिस्तान के कई सारे टैंक्स उन 3-4 माइंस के शिकार बन जाते हैं, और वो ये देख के बहुत डर जाते हैं। और वो बाद में छानबीन करते हैं तो उनको पता चलता है कि पूरे जंग के मैदान में माइंस बिछे हुए थे, पर उनको क्या पता था कि ये टिफिन बॉक्स थे। तो उस वक्त पाकिस्तान के ब्रिगेडियर तारिक मीर बॉम्ब स्क्वाड को बुलाते हैं, और इन सारे टिफिन बॉक्स को माइन समझ के निकालते निकालते 6 घंटे लग जाते हैं, और देखते ही देखते सुबह के 3 बज जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही पाकिस्तान की आर्मी को ये पता लगता है कि वो माइंस नहीं थे बल्कि टिफिन बॉक्सेस थे, तो वो पूरा गुस्सा होकर आगे बढ़ती है। पर दोस्तों उस वक्त तक मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपने जो 120 जवान थे उनको 2 किलोमीटर के दायरे में पूरा फैला दिया था। तो जैसे ही पाकिस्तान की आर्मी आगे आती है तो हमारे देश के 120 जवान पूरे चारों तरफ से हमला करना चालू कर देते हैं, और पाकिस्तान की हालत पतली हो जाती है। और तब पाकिस्तान के ब्रिगेडियर तारिक मीर ये सोचते हैं कि साला हमको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्योंकि यहाँ तो साला पूरी फौज मौजूद है और हमको बताया गया कि सिर्फ 120 जवान मौजूद है इधर। तो दोस्तों हमारे देश के 120 जवानों ने पाकिस्तान के आर्मी को सुबह तक रोक दिया, और जैसे ही सुबह होती है हमारे देश की एयरफोर्स आती है और पूरे रेगिस्तान को कब्रिस्तान में बदल देती है, और जो भी गिने चुने बचे वो दुम दमाकर भाग गए। दोस्तों ये लोंगेवाला में जो हमला हुआ था इसमें हमारे देश ने 2 वीर जवानों को खोया। पाकिस्तान के 3000 सैनिक और कई सारे टैंकों का सामना करने के बाद हमारे देश ने सिर्फ 2 जवानों को खोया। दोस्तों मैं उन 2 वीर जवानों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने हमारे देश के लिए खुद को कुर्बान किया। तो दोस्तों 3 दिसंबर को पाकिस्तान ये हमला करती है। 4 दिसंबर के सुबह सुबह ही हमारे देश की आर्मी उनकी हालत पतली करती है, और 4 दिसंबर को ही पूरा सुबह होने के बाद हमारे देश का एयरफोर्स उनके ऊपर हाथ साफ करती है। तो दोस्तों हमारे देश की नेवी ये कहती है कि भाई हमें भी तो मौका दो हाथ साफ करने का। तो दोस्तों 5 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी कराची पर हमला करके पूरा तबाह कर देती है। तो चलिए अब दोस्तों चलते हैं बांग्लादेश की ओर। दोस्तों अभी तक आपने जो आवाज़ सुना वो मैंने कल रिकॉर्ड किया था, और कल मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन था, पर आज मुझे बहुत ही खतरनाक बुखार हो गया है। तो एक इम्पोर्टेंट नोटिस कि इस वीडियो से मुझे कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि मैं अधमरा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि हमारे देश के सिपाहियों ने बांग्लादेश की ओर क्या आतंक मचाया था। दोस्तों अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कनेक्ट होने का एक ही जरिया था, वो था इंडियन ओशन। क्योंकि पाकिस्तान की कोई फ्लाइट तो हमारे देश के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकती, क्योंकि हमारे देश का एयरफोर्स उनको मार के गिरा देगा, और कोई ट्रक वक भी हमारे देश से नहीं जा सकता। तो उनका एक ही कनेक्शन का रास्ता था, वो था इंडियन ओशन। और इस इंडियन ओशन में पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा था हमारे देश का सबसे बड़ा खतरनाक, उस वक्त का सबसे खतरनाक शिप INS विक्रांत। दोस्तों ये हमारा INS विक्रांत इस एरिया में डिप्लॉय था, और वो यहाँ से बांग्लादेश में हमला करके पाकिस्तान की आर्मी को भी मार रहा था, और तो और जो पाकिस्तान की सप्लाई शिप आ रही थी उनको भी मार के गिरा रहा था। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश में लड़ रही थी, तो अगर उनको सप्लाई खाना पीना नहीं मिले तो वो कैसे लड़ेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान अपना PNS गाजी जो कि एक सबमरीन था उसको INS विक्रांत को मारने के लिए भेजती है। दोस्तों ये PNS गाजी अमेरिकन टेक्नोलॉजी था, यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, और हमारे देश का INS विक्रांत इसको नहीं मार सकता था। पर उस वक्त इस PNS गाजी को मार के गिराने के लिए हमारे देश के पास सिर्फ एक ही जहाज था, यानी कि शिप था, उसका नाम था INS राजपूत। पर प्रॉब्लम ये था कि इस INS राजपूत का इंजन खराब था, और इसको रिपेयरिंग के लिए विशाखापट्टनम में भेजा गया था, और PNS गाजी सीधा बढ़ रही थी मारने के लिए INS विक्रांत को, जो कि इस एरिया में डिप्लॉय था। तब हमारा देश ये चालाकी करता है कि वो INS विक्रांत को उधर ही कहीं पर छुपा देता है, और ये अफवाह फैला देते हैं कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम में है। तो जैसे ही पाकिस्तान को पता चलता है कि INS विक्रांत इस एरिया में नहीं है बल्कि वो विशाखापट्टनम में है,
तो वो फौरन अपने PNS गाजी को विशाखापट्टनम की तरह रवाना कर देता है। पर नल्ले पाकिस्तान को क्या पता था कि विशाखापट्टनम में INS विक्रांत नहीं, उसकी मौत INS राजपूत खड़ी थी। फिर होना क्या था, जैसे ही PNS गाजी आती है, हमारे देश का INS राजपूत उसको मार के गिराता है। दोस्तों जरा सोचिए, अमेरिकन टेक्नोलॉजी का एक सबमरीन को हमारे देश ने एक खराब जहाज से मार के गिरा दिया, और इस घटना से पाकिस्तान मेंटली पूरा हार जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका का रखेल था, तो पाकिस्तान चला जाता है अमेरिका से मदद मांगने, और तब अमेरिका ये करता है कि UNO में इस मुद्दे को उठा देता है और ये कहता है कि इंडियन आर्मी जबरदस्ती बांग्लादेश में घुसकर युद्ध कर रही है। दोस्तों उस वक्त रसिया अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और इस प्रस्ताव को रद्द कर देता है। दोस्तों UNO में 5 ही देशों के पास वीटो पावर है, और अगर किसी प्रस्ताव के ऊपर एक भी देश ना कर देता है, मतलब वीटो कर देता है, तो उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है। तो उस वक्त रसिया हमारा पूरा साथ देता है और अपने वीटो पावर से इस प्रस्ताव का रद्द कर देता है। दोस्तों अब पाकिस्तान चारों तरफ से हार गया था, अब उसके पास भीख मांगने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं थी। तो पाकिस्तान तब अमेरिका से ये कहता है कि चाचा जी अब आप ही हमको बचा सकते हैं, क्योंकि इंडिया हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको इंतजार था। दोस्तों तब अमेरिका अपना 7वां बेड़ा इंडिया को मारने के लिए भेज देता है। आप देख सकते हैं कि ये 7वां बेड़ा कितना खतरनाक है। ये हमारे INS विक्रांत से 2-3 गुना बड़ा था। और तो और ब्रिटेन ने अपना ईगल बेड़ा भी भेज दिया था हमारे देश को मारने के लिए। पर दोस्तों जरा रुको, क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। दोस्तों इस तरह पाकिस्तान का साथ अमेरिका और ब्रिटेन दे रहा था, तो क्या हो गया, हमारे देश का सच्चा साथी यानी कि रसिया अपना 40वां बेड़ा भेज देता है इंडिया की मदद करने के लिए। दोस्तों उस वक्त अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया, तो क्या हो गया, रसिया ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया था। और तो और रसिया का एक एयरबेस यमन में था, जहां से रसिया अपने एयरफोर्स के द्वारा इंडिया की मदद कर रहा था। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि पूरा फेस टू फेस बैटल होने वाला है। दोस्तों तब रसिया का 40वां बेड़ा आता है और इस जगह पर पूरा एक लाइन बनाकर खड़ा हो जाता है और अपने सारे सबमरीन्स को कहता है कि भाई तुम लोग ऊपर आ जाओ, सबको देखने दो हमारी ताकत। दोस्तों ये रसिया के सबमरीन उनके इस 40वें बेड़े के अंदर ही आता है। तो जैसे ही रसिया ने अपने सारे सबमरीन्स को ऊपर उठाया और लाइन में अपने 40वें बेड़े को खड़ा कर दिया, तो बाप रे बाप, अमेरिका और ब्रिटेन देख के हक्का बक्का रह गए। और तब दोस्तों ब्रिटेन का ईगल बेड़े का कैप्टन अमेरिका के 7वें बेड़े के कैप्टन को कहता है कि चाचा वो तो पहले आ गए, अब अगर हम उधर जाएंगे तो हमारा थुतुर तोड़ देंगे। तो दोस्तों अब होने क्या वाला था, भले ये जंग हुआ नहीं, पर अमेरिका और ब्रिटेन डर के भाग गए, क्योंकि उनके सामने उनकी मौत, रसिया का 40वां बेड़ा और हमारे देश का INS विक्रांत खड़ा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह रसिया हमारा सच्चा साथी बनकर डट कर खड़ा रहता है। अब दोस्तों पाकिस्तान की मदद तो अमेरिका और ब्रिटेन भी नहीं कर पाया, तो इसके कारण पाकिस्तान का मनोबल पूरा टूट गया था। और इसी दबाव को बना के रखने के लिए हमारा देश क्या करता है, बांग्लादेश के ढाका के ऊपर 5000 नकली सोल्जर्स का एयर ड्रॉप कर देता है। पर इन नल्ले पाकिस्तानियों को क्या पता था कि ये असली सोल्जर नहीं है बल्कि पुतले थे। पर दोस्तों ये खबर पूरी आग की तरह फैल गई, खास करके BBC न्यूज ने तो ये दिखा दिया कि इंडिया ने ढाका के ऊपर 5000 सोल्जर्स का एयर ड्रॉप किया है। अब वो लोग पाकिस्तान की आर्मी को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। दोस्तों ये बात सुन के पाकिस्तान की आर्मी पूरा डर के गली गली में जाकर छुप रही थी। दोस्तों अब इंडिया आर पार होना चाहता था, तो तब हमारे देश ने अपने एयरफोर्स से पाकिस्तान के जो गवर्नर थे, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के जो गवर्नर थे AH मलिक, उनके घर को मारकर उड़ा दिया। और पाकिस्तान को ये कहते हैं कि अभी अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो हम आप सबके घर का हालत यही करेंगे, और तो और हम हमारे हमले को 10 गुना बढ़ा देंगे। तो दोस्तों अब नल्ले पाकिस्तान के पास कुछ चारा ही नहीं था। तो दोस्तों अब आता है वो सुनहरा घड़ी जहां पर पाकिस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल नियाज अपने 93,000 सोल्जर्स के साथ हमारे देश को सरेंडर करते हैं। तो इस तरह बनाया पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों बाद में जनरल नियाज और उनके 93,000 सोल्जर्स को हमारा देश आज़ाद कर देता है। देखिए दोस्तों, अगर हम उस वक्त चाहते थे तो हम इनके जनरल नियाज और उनके 93,000 सोल्जर्स के ऊपर बंदूक रख के पाकिस्तान को ये कह सकते थे कि कश्मीर से हट जाओ वरना हम इसको मार देंगे। पर फिर भी हमने इंसानियत दिखाई और उनको छोड़ दिया, और हमारे इस इंसानियत का फल पाकिस्तान 24/11 के हमले, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट और संसद भवन में हमला करके देता है। पर क्या करें दोस्तों, पाकिस्तान हैवान के साथ साथ नल्ला भी है, क्योंकि जब जब वो हमारे देश के ऊपर आंख उठाता है, हमारे देश के सुपुत्र उनके मार के गिराते हैं। तो दोस्तों बस यही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि 1971 के वार के ऊपर आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और मैं बाद में बाकी वॉर्स के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखना पसंद है तो कर लीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और मिल जाए हमारे इस फैमिली में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।